अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है। ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, इकोसिस्टम क्या है और इन्वायरमेंट में किस तरह की चेंजिंग्स आ रही हैं, क्यों ये चेंजिंग्स आ रही हैं। ठीक है, हमारे जो अर्थ का क्लाइमेट है वो दिन ब दिन क्यों चेंज होता जा रहा है। ठीक है, और ये सैलाब वगैरह इस तरह की चीज़ें, नेचुरल डिज़ास्टर्स और बाकी जितने भी डिज़ास्टर्स हैं वो क्यों आ रहे हैं। तो इन सब को हम लोग डिटेल में इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस के हवाले से। एनवायरमेंटल साइंस के स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस। ये जो कंपोनेंट्स हैं इसमें एनर्जी आता है, एग्रीकल्चर आता है, वाटर आता है, एयर आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, ये डील करता है वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ को ये डील करता है, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, वाटर क्वालिटी, soil and groundwater contamination, natural resources, waste management and various types of pollution। इसको उस टाइम से स्टडी किया जा रहा है जिस टाइम से साइंस हैज़ बीन अराउंड। जब से साइंस हमारे इर्द गिर्द आए तब से इसको स्टडी किया जाता है और इसका एक बहुत ही बड़ा ग्रेट इंटरेक्शन है ह्यूमंस के साथ। अब ह्यूमंस के साथ इसका कैसा इंटरेक्शन, इसको पढ़ते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन बताता है कि कैसे सोसाइटी और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। ये इट इंक्लूड्स द कनेक्शन। इसमें कनेक्शन आता है ह्यूमंस का और एनवायरनमेंट का कि वो किस तरह से कोएग्जिस्ट और इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है ये हमें बताता है कि कैसे सोसाइटी और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं और इसमें हमारे पास इंक्लूड होता है कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, दैट हाउ दे कोएग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाता है डिफॉरेस्टेशन, एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर यूज, पॉल्यूशन एंड अर्बन एक्सपेंशन। ये क्या एग्जांपल है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की। इन एडिशन टू दिस इसके साथ साथ मज़ीद इसमें यह है कि एनवायरनमेंट, दो तरह की थ्योरीज़ हैं जो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन को बहुत अच्छे से बताते हैं। पहला है एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म एंड एनवायरनमेंट पॉसिबिलिज्म। ये दो थ्योरीज़ हैं। ठीक है, जो इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस को बताते हैं विद एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमंस का क्या इंटरेक्शन है इस चीज़ को बताते हैं। अब जो एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म है ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमें बताती है नेचुरल एनवायरनमेंट के पास ये एबिलिटी है टू कंट्रोल एंड लिमिट द सोसाइटी, के किस तरह से हम लोग सोसाइटी को लिमिट करते हैं, किस तरह जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके थ्रू वो किस तरह से क्या करता है, ह्यूमंस किस तरह से ये जो है नेचुरल एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है हमारी सोसाइटी को। तो ये जो है उसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है, एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म है। और एनवायरनमेंट पॉसिबिलिज्म ये एक थ्योरी है जो हमें बताता है कि कैसे ह्यूमंस जो हैं उन लिमिटेशन के साथ ओवरकम करते हैं। पहले हमें बताता है कि वो किस तरह से जो सोसाइटी जो लिमिटेशन है उनको कंट्रोल करते हैं। दूसरा हमें बताता है कि उन लिमिटेशन को किस तरह से ओवरकम करते हैं एनवायरनमेंट में ह्यूमंस और किस तरह से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ फेस करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट पॉसिबिलिज्म। ठीक है, पहला हमें बताता है कि किस तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट के पास एबिलिटी है टू कंट्रोल एंड लिमिट द सोसाइटी। दूसरा हमें बताता है कि किस तरह जो ह्यूमंस हैं वो लिमिटेशंस को एनवायरनमेंट के अंदर ओवरकम करते हैं और बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को फेस करते हैं एनवायरनमेंट की वजह से। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग पॉसिबिलिज्म को, डिफरेंट तरह के पॉसिबिलिज्म को क्या करते हैं, हमें पॉसिबिलिटी नज़र आती है। जिस तरह रिस्पायरेशन के अमल में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से और एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं गैसेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये क्या है, ये एक तरह की पॉसिबिलिटी है जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है और ये एग्जांपल है ह्यूमन इंटरेक्शन
क्या कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की एक एग्जांपल है। अब इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है एनवायरनमेंट पे, ठीक है। पॉजिटिव इस सेंस में होता है कि जिस तरह हमें रिस्पायरेशन के अमल के दौरान हम लोग ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले रहे हैं और उसको बदले में कुछ दे रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट उस तरह होता है ह्यूमन्स का एनवायरनमेंट के साथ, जब हम लोग दरख्त वगैरह काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिससे पोल्यूशन वगैरह बढ़ जाता है, हम लोग उससे कुछ ले रहे हैं लेकिन उसको कुछ फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये एक ह्यूमन्स का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि किस तरह से ये इंटरेक्शन होता है। दो तरह से इंटरेक्शन हो गया। अब इसकी टाइप्स पढ़ते हैं इंटरेक्शन की, तो दो टाइप्स होते हैं, एक है इंटर इंटरेक्शन, दूसरा है इंट्रा इंटरेक्शन। इंटर इंटरेक्शन उस वक्त होता है जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ये इंटरेक्शन होता है। अब इंट्रा इंटरेक्शन उस वक्त होता है जब सेम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होता है, ठीक है, इंटरेक्शन। तो ये हमने पढ़ लिया इंटरेक्शन वगैरह। अब पढ़ते हैं सेगमेंट्स। जो सेगमेंट्स है वो 4 होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, वो सेगमेंट है अर्थ का जहाँ पे जो लाइफ है वो सस्टेन है, ठीक है। जहाँ पे ये जो एटमॉस्फेयर है ये एटमॉस्फेयर वो सेगमेंट है जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जो हमारे अर्थ के अराउंड में होता है, जिसको एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी कहते हैं, ठीक है। एंड रीज़न फॉर कॉलिंग इट्स प्रोटेक्शन द ह्यूमन, इसको ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इंसान ह्यूमन बीइंग्स की प्रोटेक्शन करता है, हार्मफुल रेज से उनको बचाता है, ठीक है। इस वजह से इसको प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी कहते हैं। और ये जो है 2000 फीट ऊपर होता है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। ये 2000 फीट ऊपर होता है और हमारे पूरे अर्थ के रीजन को, अर्थ क्रस्ट को एंड कवर्स द रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट के पूरे रीजन को कवर करता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया एटमॉस्फेयर, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। अब पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मैंने आप लोगों को बताया कि मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है जो हमारे अर्थ को सराउंड करते हैं, जिसको प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी कहते हैं। और रीज़न क्या है इसको प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट कहने का, कि ये इंसानों को हार्मफुल रेज से बचाता है, ठीक है। और ये 2000 जो फीट है ऊपर होता है हमारे ग्राउंड लेवल से अर्थ, और हमारे पूरे अर्थ की क्रस्ट के रीजन को कंट्रोल करता है। इसमें जो मेजर गैसेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर को बनाते हैं वो कौन से, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गोन है। जो नाइट्रोजन है वो 78% मौजूद होता है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गोन जो है 0.9% होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें ये कि जो रीज़न क्या है कि ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, ये है कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फ्री ऑक्सीजन पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है उसको ह्यूज रिजर्वेयर ऑफ गैसेस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गैसेस होते हैं और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डेंजरस रेज। ये बहुत ज़्यादा रेज को एब्जॉर्ब भी करते हैं, जैसे कि कॉस्मिक रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं जो ओजोन से आते हैं या सन से डायरेक्टली आते हैं, इन चीज़ों को भी ये कंट्रोल करते हैं। अलॉन्ग विद दैट, इन चीज़ों के साथ साथ ये हेल्प करता है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है, बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अर्थ टू अनदर पार्ट, के एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है इन मॉडरेटिंग द अर्थ टेम्परेचर, अर्थ की टेम्परेचर को मॉडरेट करने में भी हेल्प करता है। किस तरह से, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो आपको आता है, ठीक है। कार्बन साइकिल कैसे होता है और वाटर साइकिल कैसे होता है, तो ये क्या है, ये एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस तरह से, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेयर है वो कंस्टिट्यूट करता है ऑफ वेरियस लेयर्स, इसमें जो बहुत से लेयर्स से ये बना हुआ होता है, इसमें बहुत सारे लेयर्स आते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इस तरह के लेयर्स मज़ीद आते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोस्फेयर। जो वर्ड हाइड्रो है करस्पॉन्ड टू द वाटर, ये वाटर को शो करते हैं, तो इसीलिए जो हाइड्रोस्फेयर है ये कंट्रीब्यूट करता है वो पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ पे वाटर एग्जिस्ट होती है। और अबाउट 75% ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ जो क्या है वो हाइड्रोस्फेयर है। 75% जो हमारा अर्थ है वहाँ पे पानी मौजूद है। और
तमाम जो वाटर रिसोर्सेज हैं जो अर्थ पे मौजूद हैं, जैसे सी, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स एज वेल एज ग्राउंड वाटर, ये सारे किससे बिलोंग करते हैं? बिलोंग टू द हाइड्रोस्फीयर। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि हमें वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, हमें सबको इस सच्चाई का पता है कि जो वाटर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाता है अर्थ पे। मोर सिंपली ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मोर सिंपली के जो ये एसेंशियल है। जो 97% ओवरऑल जो वाटर है वो हमारे अर्थ पे वो क्या है? अनफिट है फॉर ड्रिंकिंग और एरिगेशन पर्पस। एरिगेशन पर्पस के लिए क्या है? वो अनसेफ है, अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए और एरिगेशन पर्पस के लिए। 97% जो पानी है, ठीक है, 75 से भी जो 97% जो पानी है वो अनफिट है फॉर ड्रिंकिंग एंड एरिगेशन पर्पस। क्यों? क्योंकि ये सी वाटर है जिसपे डिज़ोल्व साल्ट्स मुश्तमिल होते हैं, कंटेंट्स होते हैं। अब जो 97 में से बच के 3% जो वाटर है, आउट ऑफ द रेस्ट 3%, उन 3% में से भी जो 2% है वो फ्रोज़न फॉर्म में होता है पोलर कैप्स में या ग्लेशियर्स में, ठीक है, जबकि 1% जो होता है वो सूटेबल होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, मतलब ड्रिंकिंग के लिए। तो इस वजह से जो वाटर है उसको बहुत ज़्यादा प्रीशियस कंसिडर किया जाता है और वर्दी ऑफ गेटिंग, और मतलब ये कहा जाता है कि इसको वेस्ट वगैरह ना किया जाए। अब हमारे पास आता है लिथोस्फीयर, इसको हम लोग जियोस्फीयर स्फीयर भी कहते हैं, और ये बिलोंग करते हैं उस पार्ट ऑफ द अर्थ पे जहाँ पे मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, रॉक, मेटल्स, सॉइल पाया जाता है, ठीक है। ये आउटर सरफेस होता है अर्थ का जो कंस्टिट्यूट होता है जो अर्थ के क्रस्ट और सॉइल से बना हुआ होता है। सिंपलेस्ट टर्म्स में हम लोग ये भी कहते हैं कि जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड कंपोनेंट होता है अर्थ का। जैसे कि हमें पता है कि हवा और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए, तो जो सॉइल है लिथोस जो बिलोंग करते हैं लिथोस्फीयर से, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो सॉइल जो है वो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर होता है, और ये इसका एक कनेक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ, और जो वेदर रॉक्स होते हैं जो वेदरिंग के लिए काम आते हैं उनके साथ भी एक कनेक्शन होता है सॉइल का, ठीक है। जहाँ पे रॉक्स होंगे तो लाजिमी बात है वहाँ पे सॉइल होगा। सिमिलर टू द एयर एंड वाटर, एयर और वाटर की तरह जो सॉइल है वो भी हमारे लिए गुड होता है और बैड होता है। गुड इस सेंस में होता है कि ये प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और बैड इस सेंस में होता है कि इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं वो सॉइल को ख़राब कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है उस पोर्शन ऑफ द अर्थ को जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। 3 सेगमेंट्स हैं अर्थ के, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। इनको बायोस्फीयर के सब डिविजन्स भी कहते हैं। बेसिकली जितने भी पार्ट्स हैं अर्थ के वहाँ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस के हवाले से कोई सूटेबिलिटी नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि कुछ जो स्फीयर्स है बहुत ज़्यादा कोल्ड है और कुछ बहुत ज़्यादा हॉट है, लेकिन जो बायोस्फीयर है वो ओनली स्फीयर है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो बायोस्फीयर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं। बहुत से लोग बायोस्फीयर पे रिलाई करते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, जैसे फूड, मेडिसिन, फ्यूल, etc। साल्ट के अलावा जितना भी खाना होता है, फूड होता है, वो हमें बायोस्फीयर से ही मिलता है। इसीलिए इसको ग्लोबल इकोसिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों पाए जाते हैं, बायोटिक्स एंड नॉन बायोटिक्स दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ ये कि जो बायोस्फीयर है इसको नैरो जोन भी कहा जाता है। अर्थ का नैरो जोन भी कहा जाता है। सी नैरो जोन ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है इस बायोस्फीयर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉइल, वाटर और एयर कंबाइनली काम करते हैं और लाइफ को सस्टेन करते हैं। जो लाइफ है सिर्फ इसी जोन में पाया जाता है, इसी नैरो जोन में, ठीक है। फंजाई से लेके बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े जानवरों तक जितने भी तरह की ज़िंदगी हैं, जो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब इसी में पाए जाते हैं।